हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल है, आपको फिजिक्स साथ मोहब्बत करवाने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का सबसे मज़ेदार और इजी चैप्टर जो है एटॉमिक फिजिक्स। हम लोग डिस्कशन करेंगे आज एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। और आज जी की क्लास में हम लोग वन शॉट में पूरा एटॉमिक फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक वीडियो पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझने के लिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, ताकि हमारा वीडियो जो न्यू न्यू वीडियो आते रहे फिजिक्स का वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते वीडियो। तो हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, जे थॉमसन मॉडल के बारे में। तो जे थॉमसन मॉडल में जे थॉमसन जो थे वो बस हम लोग को एक तो कॉन्सेप्ट दिए थे एटम के बारे में, जो क्या बोला था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं वो कुछ उस एटम्स के अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। और पॉजिटिव चार्जेस क्या होता है, हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसे हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेंगे। और ये बोले थे जैसे एक तो लेमन 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 सॉरी वाटरमेलन रहता है। वाटरमेलन में जो सीड्स रहते हैं, ठीक है, जो सीड्स रहते हैं वो अगर उसका पॉजिटिव चार्ज हुआ, बाकी का स्पेस में क्या रहेगा, उसका नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये बोले थे कौन, हमारे जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन। तो इनके एक्सपेरिमेंट में क्या होगा और क्या बोले थे, ये बोले थे जितना नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस है। तो ये जो इनका मॉडल दिए थे ये मॉडल ज़्यादा काम में नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सारे लिमिटेशन रह गया है। जैसे कि इनका लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ बताए नहीं थे। उसके बाद हाइड्रोजन एटम के बारे में कुछ बताए नहीं थे। तो ये सब भी वो नहीं बताए थे। तो ये उनका ज़्यादा जो जैसे थॉमसन मॉडल था वो ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं है। तो उसके बाद जे थॉमसन के मॉडल के बाद हमारे एक साइंटिस्ट है, कौन से, रॉदरफोर्ड है। तो रॉदरफोर्ड ने क्या किया, तो रॉदरफोर्ड ने उनके कुछ असिस्टेंट के साथ, ठीक है, असिस्टेंट के साथ मिलकर एक तो एक्सपेरिमेंट किए थे। इस एक्सपेरिमेंट के नाम दिया गया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हमारे सिलेबस में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मैंने क्यों जे थॉमसन मॉडल नहीं है इसलिए उसका थोड़ा ब्रीफली बोल दिया हूँ। तो हमारा मेन टॉपिक कौन सा है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था देखने के लिए हमको, वो जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस एक्सपेरिमेंट को क्या क्या लिए थे, एक वैक्यूम चैम्बर लिए थे, एक गोल्ड फॉयल लिए थे, और एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और ये माइक्रोस्कोप लिए थे जिसके सहारे क्या वो मेजर करेंगे। और कुछ लेड और एक लेड बॉक्स और एक रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिए थे। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे इस जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिए थे क्या, अल्फा पार्टिकल। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा कि अल्फा पार्टिकल क्या है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, जैसे कि एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे में क्या करेंगे हम लोग पता है हीलियम जो है, ठीक है, हीलियम क्या रहता है उसमें टू इलेक्ट्रॉन्स एट, तो उसमें जो हीलियम का जो टू है, टू इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल देंगे। उसका जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसका दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का दो इलेक्ट्रॉन उसको निकाल देंगे। तो हाइड्रोजन निकाल देने से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी नहीं। तो ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो वो क्या किए, एक तो लेड बॉक्स लिए, लेड बॉक्स के अंदर वो अल्फा पार्टिकल लिए, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिए। अल्फा पार्टिकल लेके वो क्या किए, यहाँ से एक बीच में एक गोल्ड फल, एक वैक्यूम चैम्बर लिए। पहले वैक्यूम चैम्बर इसलिए लिए ताकि जो अल्फा पार्टिकल जो स्केटर करने वाले हैं वो स्केटर जैसे एयर के वजह से स्केटरिंग ना हो, इसीलिए वो क्या किए, एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर उनका एक्सपेरिमेंट किए। तो वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्या किया गया, एक तो लेड बॉक्स में हमारा लिया गया अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया गया, और एक तो गोल्ड फॉइल लिया गया। जी दोस्तों, यहाँ से लेड बॉक्स से जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है वहाँ से स्केटर किया गया और गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराया गया, और वहाँ से जो लाइन्स अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए उसे किसके सहारे मेजर किया गया, एक माइक्रोस्कोप और जिंक सल्फाइड स्क्रीन के सहारे मेजर किया गया। तो यहाँ से जो एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में वो क्या देखें, पहला चीज देखे वो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो वो जो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लाइंस, यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में पहले देखा गया मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स गोज इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या देखा गया, एक स्ट्रेट लाइन में
जा रहे हैं। और दूसरा क्या देखा गया दोस्तों, दूसरा देखा गया ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 in 8000 गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 और मोर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखा गया जैसे कि 8000 में किसी एक, ठीक है, 8000 में किसी एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है 90 डिग्री और उससे ज़्यादा एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहा है। पहला तो देखा गया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, और कुछ 8000 में किसी एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है 90 डिग्री या उससे ज़्यादा एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहा है। और कुछ देखा गया क्या, ओकेजनली किसी एक, ठीक है, ओकेजनली वन इन बहुत सारे, मतलब ओकेजनली क्या देखा गया एक ही तो किसी एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है जो यहाँ से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फिर से सेम एंगल उस जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह, कुछ जिस डायरेक्शन में गया था फिर से उसी डायरेक्शन में यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, ठीक है। ये देखा गया हमारा कौन सा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो यहाँ से जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो हुआ यहाँ से हमारा कुछ सिग्निफिकेंट जो रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट क्या क्या था, at most of all particle pass through the straight line, so most of the space will atom must be empty। तो यहाँ पे क्या देखा गया, पहले जो हमारा कंडीशन पाया गया मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स गो स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट लाइन, जो हमारा ट्राइवल माइक्रोस्कोप लगाया वहाँ से मेजर किए तो मतलब मोर नंबर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या आ रहा है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो इससे यहाँ पे रिजल्ट में आ गया कि एक एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है बोल के, कहाँ से जाना गया, मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है बोल के हम लोग यहाँ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से जाना गया, जहाँ के स्ट्रेट लाइन से मोशन कर रहा है बोल के। और क्या जाना गया, टू एक्सप्लेन लार्ज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और यहाँ से और एक तो सिग्निफिकेंस रिजल्ट क्या मिला, ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो रहे हैं जहाँ सेंटर के पास आ रहे हैं, सेंटर के पास जो पहुँच रहे हैं वो कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल लिए थे, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, तो अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल जो मोशन कर रहा है वहाँ जो सेंटर के अगर पास में आ रहा है तो वहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, सेंटर के पास जो पहुंचा वही डिफ्लेक्ट हो रहा है, जो दूर से जा रहा है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जो सेंटर के पास में पहुंचा जितना सेंटर के पास पहुंच रहा है उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या दिया गया, सेंटर में कुछ हैवीली पॉजिटिव चार्ज है, जब मतलब जो जितने भी उसका पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है, उसका सेंटर में कॉन्सेंट्रेट है सारे पॉजिटिव चार्ज, जिसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। ये कहाँ से, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से मिला। और एक तो क्या है, टू एक्सप्लेन द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज। और एक तो यहाँ पे क्या दिए, यहाँ पे जो रिजल्ट मिला वहाँ से क्या रिजल्ट मिला, और जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो कोई भी एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज रहते हैं वो नेगेटिव चार्ज क्या है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है एक एटम में, वो एटम में क्या है नेगेटिव चार्ज जितना होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ सेम होगा, और क्या होगा वो न्यूक्लियस के चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। इसे यही जो रिजल्ट मिला किससे, हम लोग का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से। तो ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किस बेसिस में किया गया, कोलम्बियन फोर्स बेसिस में किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जो लोग दे रहे हैं, देने के बाद क्या हुआ, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल यहाँ पे सेंटर में अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो उसी की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज उसका नजदीक जा रहा है उतना डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर उसका सेंटर में किसी एक अल्फा पार्टिकल मान लो उसका सेंटर में गया, वो क्या हो रहा है 180 डिग्री में उसका फिर से रिटर्न हो रहा है, जिस एंगल से गया था उसी एंगल से इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर सेंटर में गया तो यहाँ पे बता रहे हैं सेंटर में कुछ हैवीली पॉजिटिव चार्ज है, जिसको बोला गया है न्यूक्लियस। ये हमारा था कौन सा, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड ने इतना मेहनत करके एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ मॉडल तो देंगे ना, तो वो जो एक्सपेरिमेंट किए थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रदरफोर्ड ने जो अपने असिस्टेंटों के साथ जो किए थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ से जो रिजल्ट मिला, रिजल्ट को कुछ वो मॉडल के नाम से कुछ पोस्टुलेट्स दिए, इस पोस्टुलेट्स को जाना जाता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो उनका पोस्टुलेट्स क्या है देखते, तो उनका दिया हुआ जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो उनको रिजल्ट मिला वहाँ से जो पोस्टुलेट दिए, तो पहला पोस्टुलेट क्या था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द होल मास ऑफ द एटम कंसेंट्रेटेड। तो वो क्या देखे, अगर वो जो एक एटम है, एटम के अंदर क्या होगा, उसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, उसका सेंटर में कंसेंट्रेट होगा, ठीक है, जितना भी ऑल एटम कैसे स्मॉल मासिव सेंट्रल कोर इन विच एंटर पॉजिटिव चार्ज,
सेंटर में एक स्मॉल मासिव कोर है, ठीक है, एक सेंटर में स्मॉल एक मासिव कोर है जहाँ पे उस एटम का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे कंसेंट्रेट रहेगा, उसका सेंटर में रहेगा, सेंटर में ही बस उसका पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, दूसरा कहीं पे उसका पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा। तो एंड उसका उसके साथ क्या बोला गया, एंड उसका जो ऑलमोस्ट मास है, पूरा पूरा मास नहीं, ऑलमोस्ट मतलब बोल सकते हो 90% मास, ऑलमोस्ट जितना भी मास है वो मास भी कहाँ पे कंसेंट्रेट रहेगा, उसका सेंटर में, जहाँ पे होल पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड है वहाँ पे उसका होल मास भी कंसेंट्रेटेड है एक एटम में। कहाँ, कौन बोले, ये रदरफोर्ड बोले अपने मॉडल में, उनका फर्स्ट पोस्टुलेट में। उसका जो सेकंड था क्या, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस है जो बीच में, यहाँ पे क्या क्या जो सेंटर हैविली पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में और मास कंसेंट्रेट, उसे न्यूक्लियस बोले, क्या बोले, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले। और क्या बोले, जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अभी हम लोग वहाँ पे सेंटर में पॉजिटिव चार्ज नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर, अगर एटम जितना बड़ा होगा, एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होगा। न्यूक्लियस का मान लो अगर न्यूक्लियस इज नियरली 10⁻⁻15 हुआ तो एटम का साइज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻⁻10 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर न्यूक्लियस का साइज नियरली उस 10⁻⁻15 हुआ तो उसका एटम का साइज 10⁻10 होगा। तो एटम के कंपेरिजन में हमारा जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा होगा, रदरफोर्ड ने पोस्टुलेट में। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या था, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए सुइटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट देयर टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर। तो यहाँ पे क्या बोले, वहाँ पे कोई एक एटम के अंदर सेंटर में तो उसको पॉजिटिव चार्ज हम लोग मान लिए, तो सेंटर में अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसमें कितना नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, एक एटम में कितना नेगेटिव चार्ज रहेगा, वो कितने नंबर पर रहेगा, जितना नंबर ऑफ उसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रहेगा जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। आज ए होल क्या होगा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है और सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो एटम का अगर होल में देखेंगे वो तो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किसने बताया था, ये रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोले लास्ट में, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सराउंडिंग न्यूक्लियस वेरियस ऑर्बिट जस्ट एज ए प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करेंगे, अभी क्या है हम लोग को मान लिया यहाँ पे सेंटर में क्या है, हेवीली पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके साइड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसके साथ में, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा है सेंटर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करेंगे, किसे रिवॉल्व करेंगे, एक तो ऑर्बिट में, ठीक है, एक तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, कैसे, जैसे कि सन के चारों, हम लोग को सोलर सिस्टम पता है कि नहीं, सोलर सिस्टम में सन बीच में रहता है, उनके साइड में जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं नहीं, तो उसी तरह एक एटम के अंदर भी क्या होगा, जो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर, ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने अपने अलग अलग फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, जैसे as planets revolve around a sun, as like that the electrons also revolve around the nucleus in their fixed orbit। और ये जो रिवोल्यूशन होने वाला है, इस रिवोल्यूशन की कुछ फोर्स चाहिए, तो ये रिवोल्यूशन का फोर्स कहाँ से मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मिलेगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो रिवॉल्व करने के लिए कुछ फोर्स चाहिए नहीं, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रिवॉल्व करेगा। और इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को पता है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, जिस सेंट्रीपिटल फोर्स के सहारे क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों ओर, आज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये बोलते किसने, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में। तो ये जितने भी यहाँ पे 4 पॉइंट मिला, ये 4 पॉइंट कहाँ से मिला उनको, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो किए थे उसी को एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके ये 4 पोस्टुलेट्स को बताए थे। इनके बाद यहाँ का कुछ इनका कुछ जैसे लिमिटेशन भी रह गया था, तो अब देखते हैं उनका लिमिटेशन के बारे में। दोस्तों हम देखेंगे हम लोग क्या रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम का कुछ लिमिटेशन था। तो रदरफोर्ड जो अपने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से कुछ पोस्टुलेट्स देते तो उनका कुछ लिमिटेशन भी रह गया था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे जो रदरफोर्ड जो बोले थे, रदरफोर्ड क्या बोले थे, जो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, तो
हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हमको पता है क्या, इलेक्ट्रॉन जब क्या करते हैं एक्सेलरेटेड, जब एक्सेलरेटेड रहता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रेडिएट करता है, तो एनर्जी रेडिएट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वजह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल में जैसे एक्सप्लेन किया गया वो क्या होगा, ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो क्या होता है एक्सेलरेट हो रहा है। तो उनका रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा जब ऐसे कंटिन्यूस रिवॉल्व करेगा, तो रिवॉल्व करने से क्या होगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट करके जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आएगा, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो के क्या ऐसे मोशन में कर रहा है कि नहीं, तो ये अगर जैसे कंटिन्यूस एक्सेलरेटेड होता रहेगा तो एनर्जी लॉस करता जाएगा, क्योंकि जितना एनर्जी एक्सेलरेट करेगा उतना एनर्जी लॉस करते जाएगा, और एनर्जी लॉस करते करते क्या हो जाएगा, ये फाइनली आके न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगी नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे जितना एनर्जी लॉस करते जाएगा वो कितना उतना ही पास आता जाएगा, उसका अट्रैक्शन होता जाएगा और आके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रन तो इलेक्ट्रॉन वैनिश हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या किया गया, वो एटम का स्टेबिलिटी नहीं डिफाइन कर पाए। रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो ये था उनका एक ड्रॉबैक। और एक ड्रॉबैक क्या था, इन रदरफोर्ड मॉडल एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडी इन इट एमिट्स कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो जो रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल में क्या किया गया, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे ऑल पॉसिबल जितने भी पॉसिबल रेडीज होंगे, ऑल पॉसिबल रेडीज में क्या कर सकता है, वो रिवॉल्व कर सकता है। और अगर ऑल पॉसिबल रेडी में अगर रिवॉल्व कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाएगा कि नहीं। तो ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाएगा वो किसके लिए काम नहीं कर पाता था, वो हाइड्रोजन आटम, हाइड्रोजन एक आटम वो क्या कर नहीं करता, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो नहीं करता। तो इसकी वजह से क्या हो गया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ये दो लिमिटेशन रहेगा। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम देखे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए, वो अपने एक्सपेरिमेंट कुछ लॉ देखे तो उसे बोर्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोले। उसके बाद आ गया था हमारा जो प्लांस क्वांटम थ्योरी, वो भी दिए कुछ उनका क्वांटम थ्योरी दिए। तो ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बाद हमारे आए बोर बाबा। तो बोर बाबा भी क्या किए, जो हाइड्रोजन एटम का लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा के ऊपर कुछ पोस्टुलेट्स थे, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना गया। तो उनका कुछ पोस्टुलेट्स था, तो पोस्टुलेट्स का पहले पोस्टुलेट्स तो क्या था, यहाँ पे न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, उनका जो पहला पोस्टुलेट दिए, तो पहला पोस्टुलेट्स में किसके बारे में बोले, वो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट के बारे में। तो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं वो, देखिए, an atom consists of a small and massive central core called nucleus around which planetary electrons revolve. The centripetal force required for their revolution तो प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर वो सेम चीज़ बोले, जो बोर्स जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो बोले थे, वो क्या किया, बोर्स एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से रिप्रेजेंट किए। कौन, बोर। तो बोर भी क्या किया, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में क्या दिए, एक एटम है, एटम के अंदर क्या है, सेंटर में हैवीली पॉजिटिव सेंट्रल कोर है, उसको क्या बोले, वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले। एक एटम में सेंटर में एक तो हैवीली पॉजिटिव चार्ज, देयर इज ए हैवीली पॉजिटिव सेंट्रल कोर, massive body present inside an atom that is called nucleus, and the electrons are revolving around the nucleus in a प्लानिटरी मोशन। ठीक है, जैसे प्लानिटरी मोशन आते हैं, प्लानिट जो इससे सन के अराउंड जैसे रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह क्या हुआ, न्यूक्लियस के अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे ये न्यूक्लियस के चारों ओर, तो इसको रिवॉल्व करने के लिए फोर्स चाहिए कि नहीं, तो कौन कौन सा फोर्स से रिवॉल्व करेंगे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन से, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करेंगे। ये सेम चीज बोर्स भी बताए थे, तो ये बस अपने बोर एटॉमिक मॉडल बोल के उसी के अंदर रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रिवॉल्व। तो और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड होगा, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एटम्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसी साइड में रिवॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस के साइड में रिवॉल्व करेंगे। और सबसे पहले बताए थे न्यूक्लियस एक तो क्या है, हैवीली पॉजिटिव चार्ज, सेंट्रल कोर ऑफ मास क्या है, वहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है, उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का पहला पोस्टुलेट। तो उसके बाद दिए थे सेकेंड में क्या बोले थे, क्वांटम कंडीशन दिए थे। अभी क्वांटम कंडीशन में क्या दिए थे, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होंगे कि नहीं,
तो एक तो वेरियस ऑर्बिट रहता है, ऐसे हर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हर ऑर्बिट में घूम नहीं सकता। द इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड टू मूव ओनली इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट और परमिटेड टू रिवॉल्व इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट इन व्हिच इट्स एंगुलर मोमेंटम MVR एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के साथ सेम होगा, वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में परमिशन दिया जाएगा रिवॉल्व करने के लिए। द इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली परमिटेड टू रिवॉल्व इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2 और h/2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के साथ। जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2 के साथ सेम होगा, वो क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। ये था उसका क्या, क्वांटम कंडीशन। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू हम लिख दें 1 2 3 4, जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 के साथ सेम हो रहा है, तो वो उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। उसके बाद आया था उनका क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में क्या बोले वो, स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बोल रहे हैं when revolving in a permission orbits an electron does not radiate energy, this is not radiated orbit called stationary orbit। अगर कोई और एक तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे पर्टिकुलर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो क्या नहीं करेगा, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। when the electron is revolving in a particular orbit it does not radiate any energy। तो ये था उनका स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी मतलब पर्टिकुलर एक ही ऑर्बिट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो वो जब रिवोल्यूशन के टाइम में क्या नहीं करेगा, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ना एनर्जी लॉस करेगा, ना एनर्जी क्या नहीं करेगा, वो जहाँ पर इट इज इन ए सर्कुलर, इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये था उनका स्टेशनरी ऑर्बिट। तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या था, फ्रीक्वेंसी कंडीशन में बोले an atom can emit or absorb radiation from discrete energy photons when or high orbit। तो क्या कर सकते हैं, जब कोई भी एनर्जी क्या कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एनर्जी गेन या लॉस कर सकता है फोटोन से। एनर्जी फोटोन से क्या कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर सकता है और लॉस भी कर सकता है एनर्जी फोटोन से कारण। तो यहाँ पे और क्या 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 फ्रीक्वेंसी कंडीशन में, जब कोई इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स है कि नहीं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। तो अगर ये कुछ एनर्जी गेन किया, तो एनर्जी गेन करने से क्या होगा, ये लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी को जंप करेगा। whenever electron gains some energy it jumps to the higher orbit from the lower orbit, and whenever the electron release some energy or lost some energy it gets fall to the lower orbit from the higher orbit। जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो क्या करेगा, वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट को जंप करेगा, और जब ये एनर्जी लॉस करेगा तो क्या होगा, वो हाई ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट को फॉल डाउन हो जाएगा। तो ये था हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो बोर्स पोस्टुलेट्स जो दिए थे उनका जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन था, फ्रीक्वेंसी कंडीशन का एक तो फेमस इक्वेशन क्या है, अगर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एटम है, ठीक है, यहाँ पे एटम है, ये ऐसे एनर्जी, यहाँ पे एटम है, हमारे सेंटर में न्यूक्लियस है कि नहीं, तो न्यूक्लियस के चारों जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये E1 है और ये E2 है। जो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी कुछ गेन किया या लॉस किया, गेन करने से क्या होगा, ये जंप टू द हायर ऑर्बिट, और एनर्जी लॉस करने से फॉल टू द लोअर ऑर्बिट। तो एक एनर्जी लेवल से अगर दूसरे एनर्जी लेवल को ये जंप कर रहा है या लॉस कर रहा है, तो उसका जो एनर्जी आएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना, फ्रीक्वेंसी कंडीशन कितना है, एच इक्वल्स टू E2 - C1, ठीक है। जिस ऑर्बिट से अगर गेन कर रहा है तो हायर ऑर्बिट जाएगा, अगर लॉस कर रहा है तो लोअर ऑर्बिट को आएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंडीशन एच इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, इसका एनर्जी जो आएगा एच न्यू, तो एनर्जी कितना आ जाएगा, बोर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो बोर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन में कितना आ जाएगा, एच इक्वल्स टू E2 - E1 करके उसका फ्रीक्वेंसी कंडीशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बोर्स पोस्टुलेट्स और बोर्स एटॉमिक मॉडल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक आज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका बोर्स जो था, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसका रेडियस कितना रहता है हाइड्रोजन एटम का, उसका वेलोसिटी कितना रहता है, उसका एनर्जी कितना आता है। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल में उसके जो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो
फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बने रहिए हमारे साथ अपना गुरुजी पे। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल @अपना गुरुजी पे। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर दिन उसका नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और हम लोग यहाँ इसका नेक्स्ट में हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारे डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए अपना गुरुजी पे। धन्यवाद दोस्तों।